नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गार्गी क्लासेस पर। मैं प्रशांत कुमार शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे 18 जून 2020 की आज की करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर आधारित टॉपिक्स के बारे में, जिसके अंतर्गत हमारा सबसे पहला टॉपिक है महानदी में जलमग्न 500 साल पुराना एक मंदिर मिला है। हाल ही में पुरातत्व सर्वेक्षण टीम ने यह दावा किया है कि उन्होंने 500 साल पुराने मंदिर की खोज की है। यह जो मंदिर है वह महानदी के अपने मार्ग बदलने के कारण जो डूब गया था। बाढ़ के कारण जो 150 साल पहले अपने महानदी ने जब अपना मार्ग बदला था, तो उससे जो पद्मावती गांव है उसमें स्थित ये जो मंदिर है वह डूब गया था। इस क्षेत्र के अंदर 22 ऐसे अधिक ऐसे गांव हैं जो कि महानदी के पानी के अंदर डूबे हुए हैं। हालांकि जो गोपीनाथ देवा मंदिर है वह दिखाई दे रहा था, क्योंकि यह सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित था, सबसे ऊंचा मंदिर था, इसलिए यह इस पानी के अंदर भी दिखाई देता था। लेकिन अब यह जो नया मंदिर है महानदी के अंदर मिला है, यह भी इसमें दिखाई देने लगा है, जिसका नाम मस्तका है। ये जो मस्तका है यह 11 साल से दिखाई दे रहा है, जबकि पानी का स्तर काफ़ी कम था। मस्तका की जो खोज उस समय की गई जब भारतीय राष्ट्रीय न्यास कला और सांस्कृतिक विरासत की पुरातत्व टीम महानदी के किनारे स्मारकों के दस्तावेजीकरण का कार्य कर रही थी, यानी डॉक्यूमेंटेशन कर रही थी। उस समय उन्हें इस मंदिर के बारे में जानकारी मिली। मस्तका की जो निर्माण शैली है और उसके निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री को अगर देखें तो हमें यह ज्ञात होगा, यह हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो मंदिर है वह 15वीं शताब्दी से के अंत या 16वीं शताब्दी की शुरुआत के अंदर बनाया गया है। इंटेक जो इंटेक है वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से मंदिर को स्थानांतरित करने और पुनर्स्थापित करने के लिए कदम उठाने के लिए कहेगा। अब हम बात करते हैं महानदी के बारे में। तो महानदी जो कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ से होकर के बहती है, इसका ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है, जिसका जो उद्गम स्थल है वह रायपुर के समीप धमतरी जिले के अंदर स्थित साहवा नामक जो पर्वत श्रेणी है वहाँ से इसका उद्गम होता है। और इसके जो प्राचीन नामों की बात करें तो इसे चित्रोत्पला नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा इसके जो अन्य नाम हैं, जो पौराणिक नाम वे हैं महानंदा और नीलोत्पला। तो ये नीलोत्पला और चित्रोत्पला और महानंदा इसके पौराणिक या प्राचीन नामों के नाम हैं। अब हम बात करते हैं इसके प्रवाह है कि तो इसका प्रवाह है उत्तर से दक्षिण की ओर होता है, और ये बंगाल की खाड़ी के अंदर 858 किलोमीटर की लंबाई तक जो अपने उद्गम से लेकर के बंगाल की खाड़ी में गिरने तक 858 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इस तरह से ये जो जो नदी है वह काफ़ी बड़ी नदी है और यह प्रमुख नदी है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य की। साथ ही हीराकुंड नाम का जो बांध है वह इस नदी पर बनाया गया है। भारत पहली बार रूस की विक्ट्री डे परेड के लिए तीनों सेनाओं को भेजेगा। भारत की तीनों सेनाएं, जिनके अंदर जो भारत की थल सेना, नौसेना और वायुसेना, इन तीनों को रूस भेजा जाएगा। मास्को के अंदर जो विजय दिवस परेड है उसके अंदर ये सैनिक हिस्सा लेंगे। जो विक्ट्री डे परेड है उसमें हिस्सा लेने के लिए 75 से 80 सैन्य कर्मी हैं वो मास्को जाएंगे। तो ये जो परेड है इसमें ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारत की जो तीनों सेनाओं के जो भारत की सेना के जो तीनों अंग हैं वे इसके अंदर भाग ले रहे हैं, जिसके अंदर भारत की जो थल सेना है, इसके अलावा भारत की जल सेना और भारत की वायुसेना। तो थल सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों सेनाएं इसके अंदर भाग ले रही हैं। हालांकि भारत ने इससे पहले वर्ष 2015 के अंदर भी इस परेड के अंदर भाग लिया था, लेकिन उस समय तीनों अंग इसके अंदर सम्मिलित नहीं थे। ये जो विक्ट्री परेड डे है, विक्ट्री डे परेड जो है वो प्रति वर्ष 9 मई को मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोविड-19 के संकट के कारण इस परेड को स्थगित कर दिया गया था। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1945 के अंदर जो नाजी जर्मनी अर्थात जो हिटलर के नेतृत्व में जो जर्मनी था उसने आत्मसमर्पण कर दिया था, और इसी को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष यह परेड आयोजित की जाती है। इस बार जो रूस है इसकी जो सैन्य परेड है ये मास्को के रेड स्क्वायर में आयोजित की जाती है, और
रूस के जो राष्ट्रपति होते हैं वे इस परेड के अंदर गेस्ट ऑफ ऑनर होते हैं, अर्थात वे मुख्य अतिथि के तौर पर उन्हें बुलाया जाता है। अब हम बात करते हैं इस परेड के अंदर भारत चीन के बारे में। तो चीन भी अपने सैनिकों को इस परेड के लिए भेजेगा, और हालांकि वर्तमान में जो लद्दाख जो क्षेत्र है, भारत का जो लद्दाख क्षेत्र है, उसके अंदर चीन और भारतीय सेना जो सैनिक है वो एक दूसरे के आमने सामने हो रहे हैं, आमने सामने जमे हुए हैं। और इस तरह के जो तनावपूर्ण माहौल के बीच भी ये दोनों देशों के जो सैनिक हैं वे इस परेड के अंदर एक साथ हिस्सा लेंगे। भारत इसके अंदर अपने 75 सैनिक भेजेगा, जिसके अंदर 25 सैनिक थल सेना के, 25 नौसेना और 25 वायुसेना के सैनिक शामिल होंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD ने विश्व प्रतिस्पर्धी सूचकांक जारी किया है, जिसमें भारत को 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2019 के अंदर भारत 43वें स्थान पर था। 2017 के अंदर इसका जो स्थान फिसलकर 45वें तक चला गया। 2018 के अंदर पुनः इसने एक स्थान के सुधार करते 44वें स्थान पर अपना जो रैंक बनाई। और भारत की जो निरंतर जो रैंक है उसमें कमी का कारण है जो खराब बुनियादी ढांचा और अपर्याप्त शिक्षा निवेश। ये कुछ कारण है जिनकी वजह से भारत की जो रैंकिंग है वो डाउन रहती है। इस रैंकिंग के अनुसार भारत ने दीर्घकालिक रोजगार वृद्धि, विदेशी मुद्रा भंडार और समग्र उत्पादकता और शिक्षा के अंदर सुधार भी किया है। अब हम बात करते हैं इस रैंकिंग के अंदर शीर्ष स्थानों की। तो शीर्ष स्थान पर इसमें सिंगापुर है और द्वितीय स्थान पर डेनमार्क है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड और हांगकांग भी इसके जो शीर्ष रैंकिंग है उनमें अपनी जगह उन्होंने बनाई है। यह जो रैंकिंग है वह सिंगापुर और स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित बिजनेस स्कूल के द्वारा बनाई जाती है। और इस रैंकिंग के अंदर अगर हमारे पड़ोसी देश चीन की बात करें तो वह 20वें स्थान पर है, जिसका पिछले वर्ष जो उसकी जो रैंकिंग थी वह 14वीं रैंकिंग थी। और अमेरिका इस रैंकिंग के अंदर 10वें स्थान पर है। अब हम बात करते हैं ब्रिक्स देशों के बारे में। तो जैसा कि हमने बात की, इन ब्रिक्स देशों के अंदर जो सर्वोच्च रैंक अगर किसी की है तो वह चाइना की है, जो 20वें रैंक पर है। इसके अलावा सेकंड रैंक पर इस ब्रिक्स जो 5 देशों का संगठन है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो इसके अंदर सबसे इन 5 देशों के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर चाइना है 20वीं रैंक के साथ में। भारत सेकंड रैंक पर है इसमें 43वें स्थान के साथ में। रूस इसमें 50वें स्थान के साथ तीसरे नंबर पर। ब्राज़ील 56वें स्थान के साथ में चौथे नंबर पर। और दक्षिण अफ्रीका अंतिम स्थान पर है 59वें रैंक के साथ में। भारत नेपाल ने एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके अंतर्गत जो पशुपतिनाथ मंदिर है उसके परिसर में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एक MOU किया गया है, जो 15 जून 2020 को संपन्न हुआ। ये सिग्नेचर किए गए। नेपाल के संघीय मामलों के मंत्रालय और भारतीय दूतावास के बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के तहत भारत ने 2.33 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने का वादा किया है। और यह परियोजना है काठमांडू महानगर के द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। यह जो भारत है मंदिर परिसर के अंदर स्वच्छता सुविधा के निर्माण में सहायता करेगा। अब हम बात करते हैं पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में। तो यह मंदिर नेपाल का सबसे बड़ा मंदिर है और ये सबसे बड़ा मंदिर परिसर है जो नेपाल की बागमती नदी के किनारे पर स्थित है। और यह मंदिर है, यह यूनेस्को की विश्व धरोहर में से एक है। साथ ही यह जो मंदिर की बात करें तो यह है भगवान शिव को समर्पित भगवान शिव का मंदिर है। बागमती जो नदी है वह हिंदू और बौद्ध दोनों के द्वारा पवित्र मानी जाती है और यह नेपाल और भारत में बहती है। साथ ही ये जो नदी है वह कोसी नदी की एक सहायक नदी है। वर्तमान में भारत का नेपाल से थोड़ा गतिरोध चल रहा है, जिसका कारण है जो नेपाल ने अपने राजनीतिक मानचित्र को एक नया रूप देने के लिए अपने संविधान के अंदर संशोधन विधेयक पारित किया है इस नेपाल की संसद के द्वारा हाल ही में। तो उस नक्शे के अंदर जो कुछ क्षेत्र है भारत नेपाल की सीमा पर जो कि वास्तव में भारतीय क्षेत्र थे, जिनमें हम बात करें काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा, ये जो क्षेत्र हैं ये भारतीय क्षेत्र थे। और नेपाल की जो सरकार है उसने संसद के अंदर एक विधेयक को पारित करते हुए इन क्षेत्रों को अपने राजनीतिक मानचित्र के अंदर दर्शाया है, जो कि विवाद का विषय बन गया है। हालांकि जो नेपाल है भारत का एक अच्छा पड़ोसी राष्ट्र है और
दोनों देशों के बीच में काफ़ी सहयोग बना रहता है। लेकिन वर्तमान में जो नेपाल में साम्यवादी सरकार है, वह उसका जो झुकाव है वह साम्यवादी चीन की तरफ अधिक है। इसलिए चीन के उकसावे पर नेपाल इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। ये जो क्षेत्र है ये विवादित है और भारत और नेपाल दोनों के द्वारा इन क्षेत्रों पर दावा किया जाता है। तो अगला टॉपिक है हमारा 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण दिवस व सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार मरुस्थलीकरण से अभिप्राय शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र के अंदर भूमि के निम्नीकरण से, अर्थात भूमि की जो उर्वर क्षमता और उसकी जो क्वालिटी है उसमें गिरावट से है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस की जो घोषणा है वह 30 जनवरी 1995 को यूएन महासभा के द्वारा एक प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी, जिस प्रस्ताव की संख्या थी A/RES/49/115। इस प्रस्ताव के द्वारा विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस की घोषणा की गई थी 30 जनवरी 1995 को। इस दिवस का जो उद्देश्य है वह लोगों के अंदर मरुस्थलीकरण और सूखे के बारे में जागरूकता फैलाना है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार प्रतिवर्ष 24 अरब टन उपजाऊ मिट्टी, जो उपजाऊ भूमि है वो शुष्क हो रही है, जिससे कि शुष्क क्षेत्र निम्नीकरण के कारण विकासशील राष्ट्रों के राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद के अंदर 8% तक की कमी आ रही है। क्योंकि इस तरह की परिस्थितियों के अंदर वहाँ से जो कृषि जो है उसमें काफ़ी कृषि का जो आंकड़ा है उसमें गिरावट देखने को मिलती है, जो कि ज़्यादातर राष्ट्रों की जो अर्थव्यवस्था के अंदर मुख्य योगदान देती है। अब मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए भारत के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो भारत ने एक स्कीम चलाई है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जिसका अर्थ है प्रति बूंद अधिक फसल का उत्पादन करना। तो इसके तहत भारत सरकार के द्वारा इसके अंतर्गत कई प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिसके बारे में हमने हमारी पिछली क्लासेज में डिटेल से चर्चा की है। इसके अलावा सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इसके अलावा किसानों के लिए नीम कोटित यूरिया से तात्पर्य है कि जो उसमें जो यूरिया है उसमें नीम के जो गुण हैं उनको भी इसके अंदर शामिल किया जाता है यूरिया के अंदर। इससे कृषि योग्य भूमि के अंदर विस्तार होगा। पिछले 5 वर्षों के अंदर भारत के वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। भारत सरकार किसानों के कल्याण और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने मानसिक बीमारी के लिए स्वास्थ्य बीमा पर नोटिस जारी किया है और 16 जून 2020 को भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA और केंद्र सरकार को मानसिक बीमारी के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए नोटिस जारी किया है। हालांकि वर्ष 2018 के अंदर IRDA ने एक सर्कुलर जारी कर दिया था, जिसके अंतर्गत सभी जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उन्हें मेंटल हेल्थ केयर एक्ट का पालन करना जरूरी है, इसके लिए कहा भी गया था। इस अधिनियम के तहत मानसिक जो बीमारी हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस के तहत शामिल की गई हैं। इस अधिनियम के अंदर कहा गया है कि जो मेंटल इलनेस हैं उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। साथ ही जो इंश्योरेंस कंपनी हैं उन्हें अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के तहत मानसिक बीमारी को शामिल करना अनिवार्य भी बनाया गया है। इस अधिनियम के अंदर सभी इंश्योरेंस कंपनीज के लिए अपने कानूनी प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया था। इसे मेंटल हेल्थ केयर एक्ट की धारा 21 के तहत शामिल किया गया है। हालांकि अभी भी ये व्यापक रूप से लागू नहीं किया गया है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हाल ही में प्रसिद्ध जो फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत है उन्होंने आत्महत्या कर ली थी और उनकी मौत के बाद में मानसिक बीमारी पर विस्तृत चर्चा की जा रही है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस तरह के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस तरह का आदेश दिया गया है और सरकारों को इसके लिए नोटिस दिया गया है। MHRD ने भारत में स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए विशेष फिल्म लॉन्च की है। यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय और खेल मंत्रालय ने भारत में 10 स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने वाली विशेष फिल्मों की एक श्रृंखला बनाने के लिए हाथ मिलाया है। MHRD ने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के तहत आने वाले स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत खेल मंत्रालय के द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया कार्यक्रम के साथ में हाथ मिलाया है। इस श्रृंखला का जो मुख्य उद्देश्य है वह केवल स्वदेशी खेलों के बारे में जागरूकता फैलाना ही नहीं है, बल्कि जिन राज्यों के ये खेल हैं उन राज्यों की संस्कृति और विरासत के बारे में जानकारी देने का भी इसका उद्देश्य है। अर्थात केवल खेल के बारे में ही यहाँ पर बात नहीं होगी, यहाँ पर वह खेल जिस राज्य से संबंधित है, जिस राज्य
में अधिक खेला जाता है, तो उस राज्य की संस्कृति और विरासत के बारे में भी यह जानकारी इसके अंतर्गत दी जाएगी। ये जो 10 खेल हैं उनके अंदर हम बात करते हैं, तो इन 10 खेलों के अंदर खो खो, इसके अलावा जो गटका, कलारीपयट्टू, मलखंभ, थांग ता, स्क्वे, कबड्डी, रोल बॉल, रस्साकशी और शूटिंग बॉल, ये जो खेल हैं वे इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। फिट इंडिया के यूट्यूब पेज और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 10 एपिसोड सोमवार से शुक्रवार 8 जून से 19 जून तक देखे जा सकते हैं। लघु फिल्मों को प्रत्येक खेल के मूल, प्रगति और अन्य पहलुओं को उजागर करने और सामने लाने के लिए एक तरीके से क्यूरेट किया गया है। इसी के साथ आज की करंट अफेयर्स की क्लास के सभी टॉपिक्स कंप्लीट हुए और बारी है आज के उस प्रश्न की जिसका जवाब आपको इसी क्लास के अंदर मिल जाएगा। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में किस भुगतान बैंक ने एमएसएमई के कार्य बल के लिए सुरक्षा वेतन खाता शुरू किया है? आप अपना जवाब वीडियो को पॉज करके ढूंढ सकते हैं। तो इसका सही जवाब है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। जो हाल ही में एयरटेल पेमेंट्स बैंक जो एक भारत का अग्रणी पेमेंट जो बैंक है, उसने एमएसएमई के कार्यबल के लिए सुरक्षा वेतन खाता शुरू किया है। इस सुरक्षा वेतन खाते के रूप में नामित ये जो एमएसएमई और अन्य संगठनों को कैशलेस पेमेंट करने में सक्षम करेगा। साथ ही जो हॉस्पिटल इंश्योरेंस यानी जो मेडिकल इंश्योरेंस है, इसके अलावा व्यक्तिगत जो दुर्घटना बीमा है उनमें भी यह जो कवर प्रदान करेगा। और अभी तक जो ये सर्विस है ये केवल उन नए ग्राहकों के लिए थी जो कि इससे अब जुड़ रहे हैं, और जल्द ही इसे जो पहले से मौजूद जो खाता धारक हैं उनके लिए भी इसे शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा और अधिक डिटेल आपको इस टॉपिक के बारे में हमारी कल की क्लास के अंदर मिल जाएगी, और भी अन्य बहुत सारे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं जो आपको हमारी कल की क्लास के अंदर मिल जाएंगे। तो इसके लिए आप वहाँ जा कर के और उस वीडियो को देख सकते हैं, कल के वीडियो को। और अब बारी है आज के उस प्रश्न की जिसका जवाब आपको देना है। तो आज का प्रश्न है आपके लिए, हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी के द्वारा जारी की गई ईयरबुक 2020 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक परमाणु हथियार किस देश के पास में है और कितने हैं? आप अपना जवाब वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के दे सकते हैं। साथ ही आप अपने सुझाव, अपने फीडबैक्स, अपनी समस्याएं भी हमें इस कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं।